चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देना चाहते हैं। आखिरकार बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा? बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? आज रणक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे। तो सर, बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वहां के राष्ट्रपति को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी? मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, उन्होंने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा हूं और मुझे जो करंट बांग्लादेश की रिजीम है, जिसको हम पैराशूट रजीम कहते हैं, मोहम्मद यूनुस की, वो राष्ट्रपति को जो उनको एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। पिछले 7 महीनों से सत्ता पर काबिज है मोहम्मद यूनुस। वो एक भी बार राष्ट्रपति से मिलने नहीं गया। वो अपने हिसाब से बांग्लादेश की सारी नीतियों को चला रहा है। उसका मानना है कि मैं ही इस देश का सर्वे सर्वा हूं, मैं इस देश का मालिक हूं और बांग्लादेश अगर चलेगा तो मेरे हिसाब से, मेरे मालिकों के आदेश के हिसाब से चलेगा। शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस जो है उनके कई डिपार्टमेंट्स को हटा चुका है। उनका जो एक प्रेस डिपार्टमेंट था जिससे वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग और तमाम हर राष्ट्रपति या हर ऑफिशियल के पास होती है, वो उसको भी बंद कर चुका है। उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है और वो आरोप, बांग्लादेश अगर आपको अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है तो इसमें यह आरोप बहुत बड़ा देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल डेमोक्रेसी है नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है बांग्लादेश में। यूनुस सत्ता पर काबिज है, उसको उसके अमेरिकी मालिकों ने वहां पर बिठाया, वो तब से अपनी मनमानी चला रहा है। एक इतने दिन हो गए। अगर मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से भटक के अगर मैं आपको एक चीज याद दिलवाऊं, नेपाल में सरकार गिरती है, जंजीस का प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद नेपाल में जो है सरकार बदलती है। सुशीला कार्की जी को वहां का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव का अनाउंस किया। जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, फरवरी में रिजल्ट आ जाएंगे। फरवरी मार्च तक नई सरकार नेपाल में एक्टिव हो जाएगी। 6 से 7 महीनों की पूरी कहानी है। ये पिछले साल 5 अगस्त को बैठा था। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 12 दिसंबर की तारीख है। भाई साहब अभी तक चुनाव को लेके इसने अब जाके बोला है कि हाँ मैं चुनाव करवाने वाला हूं। हालांकि उसमें भी इसने आवामी लीग को कह दिया कि मैं नहीं वो पार्टिसिपेट करने दूंगा। खैर, मैं जो आपके आरोप पे लेके आ रहा हूं, अगर तो रॉयटर्स के इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि जितनी एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे प्रेसिडेंट की फोटो लगती है, उन फोटोज को भी हटा दिया गया है। बेसिकली जो भी एक लोकतांत्रिक ढांचा है बांग्लादेश का, उसको पूरी तरीके से यूनुस तोड़ चुका है। मोहम्मद यूनुस पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान उनका जो एक राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा और इन सभी चीज़ों से वो आहत हैं। और इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल से पूरा होने से पहले ही अपना जो है पद छोड़ने की बात कही है। चुनाव के मुहाने पे खड़ा हुआ है इस समय बांग्लादेश। अगले वर्ष ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष बांग्लादेश में चुनाव होगा, उसको लेके तारीखों की घोषणा हुई है। लेकिन ऐसे समय में जब बांग्लादेश में चुनाव होना है, उससे पहले राष्ट्रपति का इस तरह का बयान आना कई सारे सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा सर, वहां पे ये भी हुआ है कि मोहम्मद यूनुस के जिस आंदोलन से ये सत्ता में आए, या यूं कहे जिस आंदोलन से वो कुर्सी पे बैठे, उस आंदोलन से जो कमेटी बनी थी या जो एडवाइजर्स का ग्रुप बना था, उसमें भी 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। आई स्टैंड यू करेक्ट। 2 से ज्यादा लोगों ने रिजाइन किया है। हाल में रिसेंट में 2 लोगों ने किया है। सबसे पहले नाहिद इस्लाम का आया था, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई उसने, और वो कह रहा है कि अब मैं स्टूडेंट लीडर से फुल फ्लेजेड लीडर बन चुका हूं। अब मेरे अंदर ये कुव्वत आ चुकी है कि मैं बांग्लादेश के लोगों की दशा और दिशा को तय करूं। तो वो एनसीपी को लीड करने के लिए, नेशनल सिटीजन पार्टी को लीड करने के लिए वो जा चुका था। और नाहिद इस्लाम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस था इस सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट का। अब जो आ रहा है 2 नाम, महफूज आलम और मोहम्मद शोजिब भुइया, इन 2 लोगों ने 10 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन पहले आज से रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इन लोगों का कहना था कि ये लोग बेसिकली चुनावों को लेकर ही इन लोगों ने रिजाइन किया। मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से अपनी सत्ता को संभाल रहा है, जिस तरीके से वो जमाते इस्लामी के हिसाब से चल रहा है,
लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं कि दो लोगों ने नाहिद इस्लाम में छोड़ दिया, सबसे बड़ी चीज़ मेरा तुमसे सवाल होगा राम यहाँ पे कि ये जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लोग सरकार छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट एलिगेशंस लगा रहे हैं, इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, बांग्लादेश में चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो उसके तारीख को लेकर हो रहे हैं, समय को लेकर हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात हो रही है कि अवामी लीग जो पार्टी थी शेख हसीना की, उस पूरी पार्टी को ही बैन कर दिया गया है। नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जो स्टूडेंट यूनियन थे उस पार्टी से एसोसिएट, वो भी बैन कर दिए गए हैं, और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद जो बीएनपी पार्टी थी, उसके भी जो नेता थी वो भी इस समय उनकी तबीयत खराब है। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं बांग्लादेश में, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और वो सिर्फ वर्चस्व समाज पे ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि अब तो इस चुनाव में राजनीतिक रूप से भी जो चुनाव होने उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। जैसे कि आप बता रहे थे कि बांग्लादेश में इन लोगों की जो बहुतायत बढ़ी है, इसके अलावा इनका वर्चस्व जिस तरह से बढ़ा है, चुनाव को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो हैं, क्योंकि अब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है। आपने अभी तक चुनाव को लेके कोई पुख्ता टाइम नहीं दिया है। पिछले कुछ समय से आप कह रहे थे कि हमें बांग्लादेश में अभी बहुत सारी सुधार करनी है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। जमाते इस्लामी से लेके आपका रोष सामने आता है। जब आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि जमाते इस्लामी लोकतंत्र में बिलीव नहीं करता है। जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। उनके तमाम फैसले वही होते हैं जो वो अभी कुछ दिन पहले जमाते इस्लामी ने एक बात कही थी कि अगर हमारी कुछ मांगे उनको नहीं मानी गई तो हम चुनाव नहीं करने देंगे। हाँ, जुलाई चार्टर को लेकर भी, जुलाई चार्टर को लेकर जो बातें हुई थी कि जुलाई चार्टर में हमारी जो डिमांड्स है उनको नहीं माना तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। जमाते इस्लामी ने एक बार बोला था कि मुझे याद है कि यूनुस को 5 मिनट भी नहीं देंगे भागने के लिए। शेख हसीना तो भाग गई थी। यूनुस जो चीज अभी कर रहा है, ये जो चाहे प्रेसिडेंट के एलिगेशंस आए या चुनाव को लेके सवाल उठे, बीएनपी लगातार खुल के सवाल कर रही है कि भाई अब चुनाव कब करवाएंगे? आपको चुनाव के लिए ही लाया गया था कि आप जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है उसको थोड़ा सही कीजिए और आप चुनाव करवाइए। यूनुस को लग रहा है फ्री में मिली सत्ता है, फ्री में मिली कुर्सी है, सामने आ गया। हम लोगों ने तमाम कई बार कहा है कि यूनुस एक डिक्टेटर की तरह काम करना चाह रहा है। और एक और बात है सर, जब ये सत्ता में आए उसके बाद विद इन दी कंट्री देश में माइनॉरिटीज पे बहुत हमले हुए, और जब ये थे वो तो बांग्लादेश का मुद्दा है। वो तो बांग्लादेश का इतिहास रहा है। बांग्लादेश में और वो जहां से निकला है बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, वहां पे माइनॉरिटीज की क्या हश्र है, वो यूएन की रिपोर्ट। अभी हमने बांग्लादेश के हालात देख लिए। पाकिस्तान चले जाइए तो पाकिस्तान में अहमदियों के क्या हाल हैं, पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के क्या हाल हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ क्या जोर जबरदस्ती हो रही है, आपने सब देखा। बांग्लादेश का आपने माइनॉरिटीज की बात की तो मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक लड़की थी, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती थी और उसने इस पूरे स्टूडेंट विंग में बहुत जम के साथ दिया इनका। लगातार वो डफली बजाना, तमाम चीजें उसने की। बाद में उसका घर जला दिया। उसने पूछा मैंने तो आपका साथ दिया था। साथ वात दिया हो उससे नहीं मतलब है, तुम्हारा धर्म क्या है ये ज्यादा मैटर करता है इन लोगों के लिए। ये कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं और यूनिस भी उसी सोच का है। इसके अलावा बांग्लादेश के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं उसमें भी जबरदस्त चेंज आया। भारत से रिश्ते उसके लगातार बिगड़ते गए, पाकिस्तान से रिश्ते उसके अच्छे होते गए, चाइना से भी रिश्ते बेहतर होते गए। अगर हम मोहम्मद यूनिस के आने के बाद अगर यदि हम बात करें तो लगातार बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की जो गर्माहट है वो कम होती हुई नजर आई, वहीं पाकिस्तान से अच्छी होती है। उसका एक अलग ही प्रभाव जो है वो बांग्लादेश के व्यवहार में दिखता है। देखो बांग्लादेश का एक, अगर आप मैप दिखाइए सामने, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को ये जो रिश्तों की गर्माहट की आपने बात की, गर्माहट का शब्द इस्तेमाल किया है, तो मैं बता रहा हूँ गर्मी ठंडी हो जाएगी बहुत प्यार से। ओके, ये बहुत बढ़िया रहा, गर्मी ठंडी हो जाएगी। यहाँ मुद्दा ये है भारत बात किससे करे? हाँ। एक डिक्टेटर से जो पैराशूट से कुछ अमेरिकी लोगों ने सेलेक्ट किया जिसे, और उसको उठा के बिठा दिया। क्योंकि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चला था ये यूएस की कारस्तानी थी। क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि एक गोरा आदमी आया था और उसने मेरे से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, मैंने मना कर दिया था। और उसके बाद ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद यूनुस को बिठाया गया। तो सबको पता है कि यूनुस बाहर, आई थिंक वो फ्रांस में कि कहाँ था, वहां से वो प्लेन पकड़ के आता और उसको यहाँ पे बिठा।
यूनुस तो इस पूरी प्रोटेस्ट में कहीं नहीं था। इस प्रोटेस्ट के लीडर के तौर पे कैसे यूनुस बन गया? मैं तो उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जो इस प्रोटेस्ट के लीडर थे, नाहिद इस्लाम और तमाम लोग। भाई साहब, आपको बनना चाहिए था लीडर ना। देश की बागडोर आपके हाथों में आनी चाहिए थी। या आप जिसको सेलेक्ट करते, आपको कहा गया कि यूनुस नाम का एक बंदा है, आपके किसी तो मालिक ने बोला होगा, आपने बोला हाँ ये यूनुस है, हाँ हम इसको अपना लीडर मानते हैं। आपका विचार कहां से आ गया इसमें? और सिर्फ ये विचार ही नहीं है सर, मैं और अगर इस पे बताऊं तो पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर फिर बांग्लादेश गए और यहाँ तक कि उनको बांग्लादेश को कराची जो पोर्ट है उसको भी इस्तेमाल करने की ऑफर दिया गया। वो कैसे होगा वो प्रैक्टिकली भगवान जाने, बट ये एक ऑफर उनको दिया गया। ऑफर बहुत अच्छी चीज है, ऑफर तमाम चीजों का दिया जाता है और हर ऑफर ही रह के बन के रह जाता है, जरूरी नहीं है। हाँ, तो और वो ऑफर ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंट होते हैं? आप 50% ऑफ दे के अपनी पूरी जेब नहीं खाली कर देते हैं। तो अभी बांग्लादेश 50% ऑफ पे चल रहा है। एक रिपोर्ट आई थी, डेली स्टार की ही रिपोर्ट है कि 617% इनका डेट वो बढ़ गया है। जो इंटरनेशनल डेट है, हाँ डेट है वो बढ़ गया है। आप अगर पाकिस्तान से देखिए, आप सबसे बड़ी चीज है, अगर आप पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपके ज्ञान में वर्धन ही होगा। अगर आप गलीज टाइप के लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी जैसे पाकिस्तान में हो रही है इस समय। अगर पाकिस्तान की अगर आप विपक्ष में है वो या तो जेल में है या वो फिर राष्ट्र में है या फिर वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे तो आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में नहीं आएंगे, आप भिखारी ही बनेंगे। भिखारी के हाथ में कटोरा है, वो आपको कटोरा देगा। पाकिस्तान के हाथ में अपना कटोरा है, उसने इनको भी पकड़ाया। ये नहीं तो शेख हसीना के टाइम पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत जबरदस्त थी, बेहतर हो रही मेड इन बांग्लादेश के कपड़े यूएस, यूके, इंडिया तमाम जगहों पे, भारत में भी आते थे। वो इंडिया का मैंने नाम लिया कि तमाम जगहों पे मेड इन बांग्लादेश के कपड़े थे। कहाँ चला गया? जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सामने आके कहती है कि यूनुस के आने के बाद सब कुछ तबाह कर दिया इसने। ये बोला कि हम भारत से वो कच्चे वो जो भी हैं, जो रॉ मटेरियल है कपड़े बनाने को, वो नहीं लेंगे। भारत ने कहा ठीक है, हम ट्रांसशिपमेंट बंद कर देते हैं। बांग्लादेश बिना भारत के सरवाइव नहीं कर सकता, ये बांग्लादेश को एक न एक दिन समझना पड़ेगा। उसके अलावा सर, बांग्लादेश के अगर हम रिश्तों की ही बात करें तो चाइना से भी इसके रिश्ते बने और कुछ डिफेंस डील हुई। चले चाइना चले, तुमने खरीद लिया, पैसे दे दो, रिपेयर करवाना है। नहीं, पैसे वैसे आई थिंक दे दिए थे तब। अच्छा, तो बोला कि रिपेयर करवाना है, तो इन्होंने बोला कि इसको ठीक करके दे दीजिए। तो कह रहा पैसे लगेंगे इसके अलग से। कह रहा यार आपने दिया, तो कह रहा बिका हुए माल की कोई गारंटी नहीं है, चाइनीज माल है, चाइनीज या तो चांद तक या तो शाम तक। तो वो बोला कि चाइना से चल के यहाँ आ गया ना, इसके बाद की मेरी गारंटी नहीं है, अब तुमको चाहिए ठीक करवाना है, पैसे दो। ये बहुत बड़ा केस था। उसके अलावा सर, बांग्लादेश में जब से पाकिस्तान से इनके रिश्ते बढ़िया होने शुरू हुए, उसके बाद कई जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका भी बांग्लादेश में बच्चों से बढ़ रहा है, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। जैश ए मोहम्मद ने भी तो एक रिपोर्ट आई थी ना कि जैश ए मोहम्मद जो है वो बांग्लादेश में अपने फ्रंट्स खोलने की तैयारी कर रहा है, और उसके लिए कई लोगों ने बोला कि कई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को उसने एक्टिव किया हुआ है, अपने जो स्लीपर सेल्स थे उनको एक्टिव किया हुआ बांग्लादेश में। ये चीजें तो चल रही हैं, ये बहुत जनरल चीजें हैं और ये हो रहा है। फिलहाल अगर हम ये आते हैं जो बांग्लादेश के करंट सिचुएशंस हैं, क्या लगता है कैसे बांग्लादेश, मैंने तो इतनी बातें बोल दी कि गर्मी दूर हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी उसका कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? सर, अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है उसमें चुनाव होना तो जरूरी है, चुनाव होगा। अब वो चुनाव किस फॉर्म में होगा, वहाँ पे चुनाव कितना फेयर और फ्री रहता है, इस बात पे निर्भर करती है किस तरह की सरकार बनती है, और जो सत्ता में आते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है अपने पड़ोस के देश से, या जो दूसरे देशों से रिश्ते बनाने की बात है, उसके आधार पे ये देखा जाएगा कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। वर्तमान स्थिति में तो स्थिति बहुत खराब है। पार्टी जो सत्ता में थी वो, उसके नेता देश से बाहर हैं, पार्टी बैन है। जो बीएनपी थी, जो कि एक दूसरी बड़ी पार्टी की तरफ में आ रही थी, उसके नेता भी अब तबीयत उनकी खराब है, पार्टी के काडर का अलग एक उसमें है।
बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि आपने बताया, वो अब मेन पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में बांग्लादेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बांग्लादेश में बनी हुई है। कोई अजीबोगरीब सिचुएशन नहीं। अगर चुनाव होते हैं, ठीक ठाक चुनाव होते हैं, पूरी तरीके से रिग नहीं होते हैं ये चुनाव, तो बीएनपी जहां तक लग रहा है कि बीएनपी इस चुनाव को जीतेगी। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में 2 ही लोगों ने रूल किया है, या तो शेख हसीना की पार्टी ने या तो खालिदा जिया की पार्टी ने। दोनों उसी परिवार से आते हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की मूवमेंट लड़ी। दोनों की यादें कड़वी हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ में। दोनों को पता है कि बांग्लादेश को क्रिएट करने में किसका हाथ है। दोनों इतिहास से सीखते हैं। इतिहास को तुम भुला सकते हो बट मिटा नहीं सकते हो। तो इतिहास यही कहता है कि बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस आया तो हिंदुस्तान के कारण आया। भारतीय सेना की ईस्टर्न आर्मी कमांड ने बांग्लादेश को बनाया, उसके वहां से पाकिस्तान को रौंद के, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, रौंद के भगाया, सरेंडर करवाया। सरेंडर सर दुनिया में इकलौता एग्जाम्पल है जहां इतनी बड़ी फौज ने सरेंडर साइन किया है। पाकिस्तानियों तुम तो हर जंग जीतते हो। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। अच्छा था कुछ टाइम। आपको याद होगा कि नहीं होगा, पढ़ा तो होगा ही जरूर। एक ना डॉन का आर्टिकल आया था 15 दिसंबर का, अगर मिलेगा तो दिखाइएगा। उस आर्टिकल में पता है डॉन ने क्या छापा था कि हम ये जंग जीत रहे हैं। ये उनके आई थिंक उनके आर्मी चीफ ने या प्रेसिडेंट ने तब बोला था कि हम ये जंग जीत उनके आर्मी चीफ तो अभी भी बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं वो तो जीत गए। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अभी तो चलिए ठीक है, अभी तो आप सोशल मीडिया पे नैरेटिव गेम खेल रहे हैं। उस टाइम बोला था कि हम जंग जीत रहे हैं, और वो छपा 16 तारीख को ही था या 15 को, और यहाँ सरेंडर की तैयारी हो रही थी या सरेंडर हो रहा था। यहाँ पे बेल्ट उतर रही थी पाकिस्तानी फौज की, गन रखी जा रही थी और एक कदम पीछे लिए जा रहा था। भारतीय फौजियों को सल्यूट किया जा रहा था। और आपका ए.के. नियाजी वो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी गन रख के समर्पण किया। और अगर उस दिन जनरल ए.के. नियाजी और को नहीं बचा के लाते तो जो बांग्लादेश की भीड़ थी, जो उस टाइम की लोग थे, वो लोग नियाजी को वहीं निपटा देते। फिर उसके बाद जो है ये एक कप चाय वाली भी आती है ना, ये टी इज फैंटास्टिक, ये पाकिस्तानी बहुत बोलते हैं। वो तो अफगानिस्तान को लेके ना। नहीं टी इज वो तो अफगानिस्तान वाली तो टी उनके लिए फैंटास्टिक हो गई है अभी। जो अभिनंदन वाला की वो था पूरा, तो उसमें कि टी इज फैंटास्टिक कहीं पे भी पाकिस्तानी देखो तो एक ही है। अब 6060 आ गया है, उससे पहले टी इज फैंटास्टिक कहते थे। उन 93,000 लोगों को ना हमने खाना खिलाया, करीब 1.5-2 साल से ज़्यादा ही। और खैर वापस बांग्लादेश पर आते हैं। अगर बांग्लादेश के चुनावों की बात करनी है तो बांग्लादेश की सिर्फ चुनाव की बात नहीं है सर, क्योंकि हम चुनाव ज्यादा नहीं बात करते। हम बात करते हैं उसके अन्य देशों से जो रिश्ते हुए, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ हमारे पड़ोस में। ये जो चुनाव है ना, रिश्ता बना पाकिस्तान से, चीन से, और उसके बाद जिस तरह से बांग्लादेश में एक डिग्रेडेशन वाली बात हुई, भारत से जो उसके रिश्ते बिगड़े, उसका आर्थिक असर पड़ा। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। आपने बताया कि किस तरह से इंटरनेशनल जो कर्ज है वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद जो उनकी डिफेंस का था या जो और फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज थे, वो सब धीरे धीरे नीचे ही जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता, आपने कहा कि इलेक्शन की बात नहीं, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस बांग्लादेश के पूरे केस में, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी चुनाव जीतता है वो डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश का मूड क्या होगा, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आएगा। उसके पास लोगों का मैंडेट होगा। अगर वो ये कहता है कि हमें भारत से रिश्ते नहीं बनाने, तो ओके, ये बांग्लादेश के लोगों का मूड है। यूनुस जो कर रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी है कोई? यूनुस सेलेक्टेड है, और वो भी किसी गोरी चमड़ी वाले इंसान ने इसको सेलेक्ट किया है। तो अगर यूनुस कहता है कि मुझे भारत से रिश्ते नहीं रखने, यूनुस की क्या क्रेडिबिलिटी है? उसको कौन सीरियसली ले रहा है? किसी मल्टीलैटरल फोरम पे उसको सीरियसली उसको सुना जा रहा है? राष्ट्रपति अब उन पे सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रपति साहब को तो इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद बात करते। वो जो ये बातें कह रहे हैं, इंटरव्यू में बोल दिया अब यूनुस चला जाएगा उससे मिलने, तो फिर आप इस्तीफा नहीं देंगे? शुगर कोटिंग की बात नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं। यूनुस को मल्टीनेशनल लेवल पे कौन सुन रहा है? वो यूएन में जाके बोल देता है, इसका मतलब तो ही नहीं कि उसकी बात को सीरियस ले रहा है कोई। किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश का जिक्र आता है?
किसी जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है, बांग्लादेश क्या है। अमेरिका में कोई डीप स्टेट के कुछ लोग हैं, वो लोग ये बात सोच रहे होंगे, वो अलग चीज है। वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए, अब वो लोग भी दुखी होंगे जिस तरीके से ये जिनपिंग की गोदी में कूद के बैठना चाह रहा है दोनों तरफ से। हाँ, J10 आई थिंक J10 की फाइटर जेट लेने जा रहा 20, करीब एक स्क्वाड्रन है, एक स्क्वाड्रन से ज्यादा जहाज है, वो लेने जा रहा है ये। और ये ऐसे सिचुएशन में जबकि पहले जो डिफेंस डील हुई है उसको लेके, उसमें जो कमियां थी उसको लेके बांग्लादेश फोर्सेस ने देखिए, वो चाइनीज सामान कितना अच्छा है वो पूरी दुनिया जानती है। भारत का तो चाइना से अरबों का वो है बिजनेस है, चाइनीज सामान भारत में भी आता है और वो कितने बेहतरीन है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक वाली सीन है। तो वो तो सबको पता है। और जिस तरीके से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जवाब नहीं दिया था, तो उसकी बात नहीं करते हैं हम, बट हम ये चीज कह रहे हैं कि आप लेके क्या कर रहे हो, आप मैसेजिंग दे रहे हो कि देखिए हम चाइना से ज्यादा क्लोज अलाइन हो रहे हैं, हो जाओ, पाकिस्तान से हो जाओ। तुमको अगर कहीं जाना है तुमको भारत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इंडियन एयर स्पेस नहीं यूज करोगे तो तुम जाओगे कैसे? जाओ घूम के। अगर तुमको पाकिस्तान से रिश्ता रखना है जाओ, श्रीलंका से घूमते हुए जाओ, पूरा यूज करो इंटरनेशनल एयर स्पेस, यूज करो किसी और देश का एयर स्पेस। तुमको जरूरत तो भारत की पड़ेगी। एक बार फिर से मैप दिखाते हैं। मैप देखिए ध्यान से। बांग्लादेश को ना ढंग से सांस लेने के लिए भी भारत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, खैर बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव होने देते हैं। तो आज रण क्षेत्र में हमने बांग्लादेश की बात की, जिस तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बयान दिया वहां की स्थिति को लेकर, मोहम्मद यूनिस के साथ उनके जो प्रोटोकॉल लेकर जो उन्हें तकलीफ हुई, जो उन्हें ह्यूमिलिएशन फील हुआ, उस पर हमने आज बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग। जय हिंद।